नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की अपनी इस वीडियो में हम प्लास्टिक प्रदूषण को देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो आपका समुद्रीय प्रदूषण है, उसमें प्लास्टिक का कितना ज़्यादा योगदान है। लेकिन जो प्लास्टिक है, वह ना केवल समुद्रीय प्रदूषण, बल्कि भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ओवरऑल जल प्रदूषण, इन सब के लिए जिम्मेदार है। तो हमको अलग से यह भी समझना पड़ेगा कि दरअसल प्लास्टिक कितना खतरनाक है। प्लास्टिक की वजह से जितनी समस्या हो रही है या जितनी समस्या होने वाली है, शायद किसी और प्रोडक्ट से इतनी समस्या ना हो। आज हम यह भी समझेंगे कि सोर्सेस क्या है, जिनके थ्रू यह प्लास्टिक आ रहा है या जिन माध्यमों से प्लास्टिक पर्यावरण में आ रहा है और पर्यावरण को खराब कर रहा है। इसके अलावा आपने एक टर्म सुना होगा 3R, आपने एक टर्म सुना होगा 4R। तो यह क्या है? फिर आपने टर्म सुना होगा माइक्रोप्लास्टिक, यह कितना खतरनाक है। इन सारी चीजों को आज हम जानेंगे। यह वीडियो मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी बचाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सबसे पहले समस्या को समझना पड़ेगा। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में। सबसे पहले यह प्लास्टिक होता क्या है? इंसानों ने क्या किया? एक प्रोडक्ट बनाया और यह प्रोडक्ट ऐसा था जो ना तो जल्दी फटता था, ना जल्दी खराब होता था, सस्ता था और लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता था। अब यह इसकी अच्छाई थी, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी बुराई बन गई। इंसानों ने जब प्लास्टिक को बनाया था, और बना कैसे? यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट के माध्यम से प्लास्टिक को बनाया गया। हल्का था, सस्ता था, मजबूत था, पानी में नहीं घुलता था, बहुत अच्छा यह मटेरियल था, ऐसा लगने लगा। लेकिन यही धीरे-धीरे क्या बन गया? इसकी सबसे बड़ी समस्या बन गया। अब जो आपका प्लास्टिक है, यह हज़ारों सालों तक ना तो सड़ता है, ना गलता है, ना समाप्त होता है। कभी-कभी यह टूटता भी है, जैसे प्लास्टिक एक बड़ा है, वह टूटेगा, लेकिन टूटने के बाद वह बन जाता है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जो 5 एमएम से छोटे कणों में बदल चुका है। लेकिन जब यह माइक्रोप्लास्टिक बनता है, तब यह और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब आपको यह दिखेगा भी नहीं। इसका मतलब अब यह और ज़्यादा खतरनाक है। आज तक इंसानों ने कुल 11 अरब टन प्लास्टिक बना दिया है। 1 अरब हाथियों के वेट के बराबर इतना प्लास्टिक आज की डेट में इंसान बना चुका है। भारत के केस में अगर हम देखें, तो हर साल हम भी कम से कम 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। इनमें से लगभग 3.5 मिलियन टन कचरा यह सीधा चला जाता है नदियों में, समुद्रों में या फिर सड़कों के किनारे। समस्या इतनी गंभीर है कि 88.9% लोगों के खून में जो यह माइक्रोप्लास्टिक है, यह पहुंच चुका है। समुद्र में जो कछुए हैं, मछलियां हैं, इन सबके शरीर में भी माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। और अगर यही सब चलता रहा, तो 2030 तक भारत को 133 अरब डॉलर का नुकसान भी होगा। मतलब फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज्यादा है। सोर्सेस क्या है? प्लास्टिक आता कहाँ से है? सबसे पहले जो आप ये लोग चिप्स खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, जो प्लास्टिक में पैक होके आता है, इसका ही सबसे ज्यादा योगदान है। और यह योगदान है 18.6%। यानी 18% प्लास्टिक कहाँ से आता है? पैक्ड फूड से। जैसे चिप्स वगैरह है, आप जो खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, इन सब से आता है। फिर जो आप पानी की बोतलें इस्तेमाल करते हैं, उनसे कितना आ रहा है? 11.9%। फिर आप जो कैरी बैग इस्तेमाल करते हैं, इनसे आता है 10%। जो आपके सुपरमार्केट है, यहाँ पर जो बैग हैं, रिटेल बैग्स हैं, इनसे आता है 7.4%। स्ट्रॉ जो आप इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा कि जूस पीते हैं तो जूस में एक स्ट्रॉ डाल के, एक पाइप डाल के उसको पीते हैं, उससे आता है 7%। जो आपके गार्बेज बैग हैं, उनसे आता है 6.7%। जो पैकेजिंग होती है, सामानों को प्लास्टिक में पैक किया जाता है, उनसे आता है 6.7%। जो फूड बैग हैं, इनसे आता है 5.2%। जो चिंग व्रैप है, यह क्या है? आपने देखा होगा पैकिंग पेपर आता है रैप करने के लिए, इनसे फैलता है कितना? 4%। फिर आपकी जो फ्रूट जूस की बोतलें आती हैं, इनसे फैलता है 3.4%। जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें आती हैं, उनसे फैलता है 2.6%। जो कप्स बनते हैं, प्लास्टिक के कप बनते हैं, पत्तल वगैरह बनते हैं, जो शादियों वगैरह में या किसी पार्टी में आप बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, इनसे आता है 2.2%। जो फूड कंटेनर्स हैं, इनसे आता है 1.7%। जो दूध की बोतलें आती हैं प्लास्टिक में, इनसे मिलता है 1.5%। जो पैकिंग रिंग्स है,
इनके थ्रू पैकिंग की जाती है, प्लास्टिक की रस्सियाँ जैसी आपने देखी होगी, जो लगा दी जाती हैं किसी कंटेनर के या फिर किसी गत्ते के ऊपर-ऊपर से। इनसे भी आता है 1.4%, सिगरेट से भी 1.2% और बहुत सारे छोटे-छोटे क्षेत्र हैं, जिनसे मिलाकर 8.4%। तो आप देख रहे हैं कि जो प्लास्टिक का सोर्स है, जहाँ से प्लास्टिक सबसे ज़्यादा मिल रहा है, यह मानव जनित है सबसे पहली चीज़ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनको हम कम कर सकते हैं या हम कुछ स्तरों तक अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे सुपरमार्केट में बैग, ये जो आपके कैरी बैग हैं, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं और अगर हम इनको अवॉइड कर ले जाएँ, तो 18% से ज़्यादा जो प्लास्टिक यूज़ है, यह कम हो जाएगा। जैसे बोतल है, पानी की बोतलें लोग खरीद लेते हैं। अगर हम इसको अपनी आदतों में बदलें और अपने घर से पानी की बोतलें ले जाएँ, स्टील की पानी की बोतलें इस्तेमाल करें, पीतल की पानी की बोतलें इस्तेमाल करें या कम से कम एक जो बोतल हमने खरीदी है, वह अच्छी खरीदें। देखिए, अब इसमें भी क्या होता है, जो आप ₹10, ₹20 की पानी की बोतल खरीदते हैं, वह पतली होती है और वह क्या होता है, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है माइक्रो प्लास्टिक में और जब जल्दी वह माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। अगर प्लास्टिक की ही बोतल हमने इस्तेमाल करनी है, तो हमने क्या किया, एक अच्छी प्लास्टिक की बोतल खरीदी, जो काफ़ी मोटी है, मतलब जिसकी परत काफ़ी मोटी है और उसी को बार-बार हम इस्तेमाल करते रहे। इससे भी क्या होगा, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, वह काफ़ी कम हो सकता है। जैसे हम चिप्स खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। अब यह एक तरीके से हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान करती हैं और दूसरे तरीके से जो इनका कचरा है, वह हमारे एनवायरनमेंट को और अंततः फिर हमको नुकसान देता है। मतलब डबल लॉस है। एक आपने चिप्स खाया, उससे आपकी बॉडी पर नुकसान, फिर आपने जो उसका पैकेट इस्तेमाल किया और उसको जो फेंक दिया, वह भी क्योंकि काफ़ी पतला होता है, तो माइक्रो प्लास्टिक में जल्दी कन्वर्ट होता है। अब जब वह माइक्रो प्लास्टिक में जल्दी कन्वर्ट होगा, इसका मतलब कि हमारे शरीर के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। माइक्रो प्लास्टिक की बात मैं बार-बार आपसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो आपका माइक्रो प्लास्टिक है, यह क्या होता है, बहुत छोटा-छोटा होता है और यह प्रवेश कर जाता है आपके शरीर में। अभी हमने देखा कि लगभग 90% लोगों के शरीर में या फिर उनके खून में क्या है, माइक्रो प्लास्टिक। स्थिति बहुत खतरनाक है। तो हमने समझ लिया सोर्सेस को, कहाँ से प्लास्टिक आता है। इससे हमने यह भी अंदाजा लगाया कि किन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है और इससे एक चीज़ और होगी, जब आप मेंस में आंसर करेंगे, तो आप एग्ज़ैक्टली बता सकते हैं कि समस्या है कहाँ और आप एग्ज़ैक्टली बता सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। अगर आप इन्हीं चारों की बात कर लीजिए, 18% या 11% या हम कहें लगभग 12%, 10% या 7% या तो एक अच्छा खासा अमाउंट है और अगर हमने इसको भी कंट्रोल कर लिया, फिर भी जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, वह बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो सोर्सेज़ हमने समझ लिए। आगे हम समझते हैं वर्ल्ड लेवल पर जो प्लास्टिक प्रदूषण है, इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है? किस सिचुएशन तक हम लोग पहुँच चुके हैं? हम यह देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर हर साल 440 मिलियन टन प्लास्टिक बनता है। हर 1 मिनट में लगभग 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें बिकती हैं और यही बोतलें बनती हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन। पीछे हमने देख लिया कितना योगदान है इनका। इसके साथ-साथ जो यह प्लास्टिक की बोतलें बिक रही हैं, जो यह प्लास्टिक बन रहा है, इसमें से केवल 9% क्या होता है? रिसाइकिल होता है। 12% को ऐसे ही जला दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा 79% यह लैंडफ़िल कर दिया जाता है। मतलब ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है या फिर आपने कूड़े के ढेर देखे होंगे, वहाँ फेंक दिया जाता है या फिर प्रकृति में उसको डंप कर देते हैं। सड़क के किनारे पानी की बोतल फेंक दी, इस तरह की भी स्थिति है। तो 9% ही क्या हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है और बाकी डंप किया जा रहा है एनवायरनमेंट में। हर साल समुद्र में 11 से लेकर 14 मिलियन टन प्लास्टिक पहुँच रहा है। यानी हर 1 मिनट में हम 1 ट्रक प्लास्टिक डाल रहे हैं कहाँ पर? समुद्र में। या हम लगातार डंपिंग करते जा रहे हैं। अंदाजा यह है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक का वेट होगा। यानी जितना वेट है समुद्र में कुल मछलियों का, उससे ज़्यादा वेट हो जाएगा समुद्र में प्लास्टिक का और यह स्थिति कब तक आएगी? 2050 तक। इसी क्रम में हमने देखा था ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। कहाँ पर है यह? प्रशांत महासागर में। इसका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर का बन चुका है। इसका साइज फ्रांस से 3 गुना बड़ा हो चुका है। अब यह भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी में हमने बात की थी डेड ज़ोन की, यानी एक ऐसा ज़ोन बन जाता है, जहाँ पर जो आपकी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जीव-जंतु हैं, वह धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं। हर साल 1 लाख समुद्री स्तनपायी यानी मैमल्स और 10 लाख समुद्री पक्षी यह प्लास्टिक से
मर रहे हैं। हमने मनुष्यों में तो देखा, लेकिन इसके साथ ही हम समुद्रों में भी देखते हैं कि जो आपके समुद्री पक्षी हैं, उनमें से 90% के पेट में क्या है? प्लास्टिक है। उनके पेटों में प्लास्टिक पाया जा रहा है। इंसान के शरीर में भी हमने देखा कि हर हफ्ते हम लगभग 5 ग्राम क्या खा रहे हैं? माइक्रो प्लास्टिक। औसतन एक इंसान के शरीर में 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक माइक्रो प्लास्टिक के कण मौजूद हैं और यह हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ तक हम यह भी देख रहे हैं, जो आपके नवजात शिशु हैं, जिनका जन्म होता है, उनमें भी माइक्रो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा मिल रहा है। यानी माता के गर्भ में भी माइक्रो प्लास्टिक पहुँच रहा है। अब यह कैसे हो रहा है? क्योंकि जो आपका शिशु होता है, वह शिशु माता से ही भोजन लेता है। माता के ब्लड में भी क्या है, मतलब मदर के ब्लड में भी क्या है, माइक्रो प्लास्टिक पहुँच चुका है और वही ब्लड या उसके थ्रू जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वह धीरे-धीरे हो जाता है बच्चे में भी और बच्चे में भी क्या पहुँच रहा है? माइक्रोप्लास्टिक। बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो चुकी है। अगर इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है, तो क्या वैश्विक स्तर पर इसको रोकने के कोई बड़े प्रयास नहीं हुए हैं? हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है। विश्व स्तर पर जो प्लास्टिक प्रदूषण है, इसको रोकने के कुछ प्रयास हुए हैं। जैसे एक ट्रीटी है, जिसकी अभी बात चल रही है, यूएन प्लास्टिक ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन प्लास्टिक ट्रीटी। इस ट्रीटी के माध्यम से 2025 तक यानी दिसंबर के महीने तक या फिर इसी महीने तक यह फाइनल होने की संभावना है कि 2040 तक जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसको 80% तक कम किया जाए। हालाँकि इसकी बातचीत 2022 से चल रही है, अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन संभावना यह है कि इस साल या फिर कम से कम अगले साल यह फाइनल हो जाएगी और उसके बाद तय यह किया गया है कि 2040 तक जो प्लास्टिक प्रदूषण है, इसको हम लोग 80% तक कम कर ले जाएँगे। कुछ देश अपने स्तर पर भी काम कर रहे हैं, जैसे 70 से अधिक देशों ने जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको अपने देश में बैन कर दिया है। भारत भी इसमें शामिल है। यूरोपीय संघ की बात करें या फिर हम यूरोपीय यूनियन की जब बात करते हैं, तो 2030 तक जितनी भी प्लास्टिक पैकेजिंग है, इसको 100% क्या करना है? रिसाइक्लेबल और या फिर रीयूजेबल, यानी या तो उसका रिसाइक्लिंग हो या उसको फिर से इस्तेमाल किया जाए, यह यूरोपीय यूनियन का टारगेट है। चीन ने भी 2020 से जो विदेशी प्लास्टिक कचरा है, यह पूरी तरीके से लेने से मना कर दिया है। जापान, साउथ कोरिया, यह लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो रिसाइकिल प्लास्टिक है, इसको इस्तेमाल किया जाए और कितना? कम से कम 30 से 50%, मतलब लगभग आधा प्लास्टिक रिसाइकिल किया जाए। जो कंपनियां हैं, वह भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। जैसे आपकी कोको कोला है, पेप्सी है, नेस्ले है, यूनिलीवर है, यह सब भी प्रयास यह कर रही हैं कि 2025 से 2030 तक 100% यह क्या करें? रिसाइक्लेबल पैकेजिंग, यानी ऐसी पैकेजिंग जिसको रिसाइकिल किया जा रहा है। अब यह कैसे होगा? मान लेते हैं आपने कोको कोला की कोई कोल्ड ड्रिंक ली, उस कोल्ड ड्रिंक को पिया, पीने के बाद उसकी जो बोतल है उसको फेंक दिया। अब यह रिसाइकिल कैसे होगा? कोको कोला कैसे ढूंढेगी उस बोतल को? लेकिन कोको कोला ने क्या जाना है या उसको क्या पता है कि उसने 1 साल में 10 लाख बोतलें बनाई हैं फॉर एग्जाम्पल। अब 10 लाख बोतलें अगर उसने बनाई है और वह क्या कर दे, इसी तरीके से 10 लाख बोतल, यानी जो बोतल उसने बनाई है उनमें से या फिर किसी तरीके से जो 10 लाख बोतलें हैं, उनको क्या कर दे? रिसाइकिल। अब यह बोतलें इसको कहाँ मिलेंगी? किसी डंप यार्ड में और वहां से जाकर या फिर वहां पर पहुंचकर वहां का कचरा इकट्ठा करके उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस करके 10 लाख ऐसी बोतलें फिर से बना दे या उनको इस तरीके से सही कर दे कि उनका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब उसको साफ कर दे, ये सारी चीजें कर दे। तो उसने क्या किया? 100% रिसाइक्लेबल पैकेजिंग। तो कंपनियां भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। भारत सरकार के अपने क्या उपाय हैं? भारत सरकार कैसे कोशिश कर रही है? तो उसको जब हम देखते हैं तो 2025 में 5 जून को मनाया गया था या 5 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 2025 में भी इसको मनाया गया। इस साल की जो थीम थी वह क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। इसी के तहत एक मिशन लॉन्च हुआ, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन को केंद्र में रखकर हमने मिशन लॉन्च किया। भारत सरकार का यह फोकस है कि वह भी रिसाइकलिंग और जितने भी ऑप्शन है हमारे सामने, यानी जैसे हमको प्लास्टिक इस्तेमाल करना है, इसके सामने क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम प्लास्टिक ना इस्तेमाल करके कुछ और इस्तेमाल कर ले? जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के पैकेट में सब्जियां लाते हैं, तो उसकी जगह हम थैला क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इस तरह चीजों को चेंज किया जाना चाहिए या चेंज करने के बारे में सरकार सोच रही है। तो यह भी क्या है? भारत सरकार के प्रयास। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक भारत में बंद हो चुका है। कब बंद हुआ? 1 जुलाई 2022 से। सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या? ऐसा प्लास्टिक जिसका जो साइज है वह कितना है? 50 माइक्रोन से कम।
इनको बैन कर दिया गया। कुछ जो राज्य हैं, वह अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं और जिससे हम यह देखते हैं कि जो तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, यहाँ पर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, यह लगातार घट रहा है। भारत के स्तर पर हम देखते हैं कि इसमें कमी आई है। लगभग 30% तक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, यह कम हुआ है। उस सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर भारत सरकार का फोकस है। फिर एक रूल है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2024-25। यह सीपीसीबी का रूल है। यह कहता है कि 2025 से या जुलाई 2025 से जितनी भी प्लास्टिक पैकेजिंग की जाएगी, उन पर लगाया जाएगा क्यूआर कोड। मतलब यह पता लगे कि यह जो पैकेजिंग है, यह किसने की है। क्यूआर कोड लगाना होगा और इससे क्या होगा, यह पता लगेगा कि कौन कितना प्लास्टिक पॉल्यूशन पैकेजिंग के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहा है। इसके साथ-साथ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया गया है। यह क्या है? जो आपके प्रोड्यूसर हैं, जो प्लास्टिक बना रहे हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, जो प्लास्टिक को इंपोर्ट कर रहे हैं और जो ब्रांड ओनर्स हैं, जैसे कंपनियां, यह क्या करे? अपना कचरा इकट्ठा करे। और हमने कैसे बताया कि अपना कचरा वह कैसे ढूंढेंगी? जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उतना कम से कम वह क्या कर दे? रिसाइकिल कर दे। इसी के तहत यह तय किया गया है कि 2025 से 100% क्या होना चाहिए? रिसाइक्लेबल पैकेजिंग। तो ईपीआर आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर एक बना है राष्ट्रीय डैशबोर्ड और मॉनिटरिंग सिस्टम। जो यह चीजें हो रही हैं, इसको मॉनिटर भी किया जाएगा और यह राष्ट्रीय स्तर का एक डैशबोर्ड बना है। इसको बनाया किसने है? पर्यावरण मंत्रालय ने। काम क्या है इसका? मुख्यतः जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको रोका जाए और जो ओवरऑल प्लास्टिक वेस्ट है, इसके मैनेजमेंट को भी देखा जाए। केंद्र सरकार को मिलाया जाए, राज्य सरकार को मिलाया जाए और जो एनजीओज हैं, इनको भी मिलाया जाए, आपस में इनको इकट्ठा किया जाए और एआई का भी इस्तेमाल किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाए, जिससे जो मॉनिटरिंग है, वह आसान हो और सही तरीके से हम यह जान पाए कि किस तरह से चीजें आगे चल रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और सर्कुलर इकोनॉमी, यह भी भारत सरकार का लक्ष्य है और इसमें भी यह तय किया गया है कि जो घरों से कचरा हो रहा है, घरों में जो आपके प्लास्टिक हो रहा है, उनमें से 95% का क्या किया जाए? कलेक्शन किया जाए। आपने देखा होगा कूड़ा गाड़ियाँ आपके घर के सामने आती हैं और वह कचरे को कलेक्ट करती हैं। तो लक्ष्य यही है कि 95% तक जो कूड़ा है, घरों का कूड़ा, उसको कलेक्ट किया जाए। नए प्लास्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह कोशिश की जा रही है कि जो आपका यह वेस्ट है, इसको रीयूज़ किया जाए। कुल मिलाकर 2035 तक लक्ष्य यह है कि 2 तिहाई प्लास्टिक यानी 75% जो आपका प्लास्टिक है, इसको रिसाइकिल किया जाए और जो हमारा उत्सर्जन है, मतलब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी 20 से लेकर 50% तक कमी लाई जाए। यानी प्लास्टिक हम इस्तेमाल भी कम करें और जो इस्तेमाल हो रहा है, उसका 75% कम से कम 2035 तक क्या होने लगे? रिसाइकिल होने लगे। इन सब के अलावा क्योंकि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है मानव, तो उसको भी क्या करना होगा? जागरूक करना होगा और यह काम भी भारत सरकार कर रही है। जैसे कार्यक्रम लॉन्च होते हैं, मस्कट लॉन्च होते हैं, स्कूलों में भी जैसे कार्यक्रम चलता है, इन सब से यह कोशिश की जाती है कि लोगों को अवेयर कराया जाए कि स्थिति कितनी खराब है, प्लास्टिक पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है। ग्रामीण स्तर पर भी सरकार यह कोशिश कर रही है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको इम्प्रूव किया जाए। ग्रामीण स्तर पर भी जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, उसको कम किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ हम जुड़ रहे हैं और जुड़कर यह प्रयास कर रहे हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम किया जाए। इसी तरीके से जनवरी 2021 से भारत सरकार हाई एमिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल्स में शामिल है। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 30% समुद्र और पानी से जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, उसको कम किया जाए। यूएन प्लास्टिक ट्रीटी है, जिसकी अभी हमने पीछे बात की, यह भी चल रही है और इसके थ्रू भी भारत सरकार यह कोशिश कर रही है कि इसमें शामिल होकर जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसको कम किया जाए। फिर हमने एक बात की थी 3R की और 4R की। यह क्या है? इसको भी हम समझ लेते हैं। ओवरऑल हमने पीछे समझ लिया कि प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है, कहाँ से आ रहा है, वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने का, भारत सरकार के क्या प्रयास है, उसको हमने समझ लिया। अब हम यह देख लेते हैं कि जो यह बात की जाती है रिसाइक्लिंग की, इसमें 2 टर्म आते हैं, एक 3R, एक 4R। यह क्या है? जब हम बात करते हैं 3R की, तो इसमें क्या है? सबसे पहले रिड्यूस करना है, मतलब जो हम प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। यह हो गया आपका पहला आर। दूसरा क्या है? रीयूज़ करना है, यानी उसी को बार-बार इस्तेमाल करना है। एक पानी की बोतल आपने खरीद ली, उसमें बार-बार पानी भर के आपको पीना है, ना कि हर बार आपको नई प्लास्टिक की बोतल खरीदनी है। तीसरा क्या है? रीसाइकिल, रीयूज़ के बाद जब आप उसको डंप करें, मतलब एक टाइम के बाद वह खराब होगी, तो उसको रीसाइकिल किया जाना चाहिए और रीसाइकिल करके उसको फिर से नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यह हो गया आपका 3R।
फिर आपका एक होता है 4R, इसमें भी क्या है, रिड्यूस करना है सबसे पहले, फिर रीयूज़ करना है, फिर रिसाइकिल करना है और एक आपका ऑप्शन है रिकवरी। तो 3R और 4R क्या है, 4R में आपका रिकवरी भी है, 3R में रिकवरी नहीं है। तो यह दोनों जो टर्म है या फिर यह दोनों जो मेथड है, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है पॉल्यूशन को कम करने के लिए। अब यह जो आपका मेथड है, यह ना केवल प्लास्टिक प्रदूषण बल्कि और जितने भी प्रदूषण हैं, उनको भी कम करने का प्रयास करता है। हालाँकि यह सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए है, या सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में किया जाना चाहिए। तो इस तरह जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसको हमने ठीक से समझ लिया। वैश्विक स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, वैश्विक स्तर पर इसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और भारत के स्तर पर भी इसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।